अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज आंखों के मराज के ऊपर बात करेंगे। आजकल जो एक स्मोक जो छाई हुई है और स्मोक की वजह से आंखें कितनी मुतासर होती हैं, इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से भी एक मरासला जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि आंखों से बचाव के लिए खास तौर पर जो स्मोक है वो कितनी हद तक खतरनाक है। इस हवाले से शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो स्मोक से अपनी आंखें बचा सके। इस हवाले से आज हम म्यू अस्पताल लाहौर में मौजूद हैं। आई यूनिट 2 है और प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी साहब जो इस अस्पताल इस यूनिट 2 के जो हेड हैं इस उनसे बात करेंगे और उनसे स्मोक के हवाले से भी पूछेंगे कि शहरी कैसे बच सकते हैं स्मोक से, और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको डायरेक्ट स्मोक हिट करती है, वो कैसे बच सकते हैं। मराज दीगर जो है बनाई के आंखों के दीगर मराज के ऊपर भी बात करेंगे। आइए चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी से बात करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कहा गया कि जो स्मोक है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और शहरियों को इस हवाले से एहतियाती तदाबीर बताने के हवाले से बताया गया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार जो सड़कों पर जाते हैं और उनको डायरेक्ट जो है स्मोक अफेक्ट करती है उनकी आंखों के अलावा दीगर मराज जिस तरह दमे के जो मरीज़ हैं और सांस के अमराज में मुब्तला जो लोग शहरी हैं उनको भी काफ़ी हद तक एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मसला उन लोगों के लिए बन रहा है जो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो डायरेक्ट फोग उनको जब हिट करती है तो उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आंखों के अंदर एलर्जी शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से हमने कैसे बचना है स्मोक से, और मैंने आज इस हवाले से मेरे खसूसी मेहमान है, गेस्ट है, डॉक्टर नासिर चौधरी साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यू अस्पताल आई डिपार्टमेंट। उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। सर, आज ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक मरतबा फिर जो है स्मोक तो पिछले तकरीबन 2.5 माह से जो है वो अपने रूज पर है और अभी तक कोई बारिश का सिलसिला भी नहीं हुआ कि चलो इससे बच सकें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपने ही नाज़रीन को बताना है कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करें। आज महकमा सेहत की जानिब से एक हैंड आउट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये शिद्दत इख्तियार कर गई है और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार जो सड़क के ऊपर बगैर हेलमेट के जो जाते हैं उनको हिट करती है और आंखों में एलर्जी होती है और इसके अलावा दीगर मसाइल से भी दो चार हो रहे हैं लोग। तो सर, आप बताइए कि स्मोक से हमने कैसे बचना है, खासकर आंखें लेकर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है और ये बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इशू इसलिए है कि ये देखें हमने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिंपल धुंध नहीं है। जिस तरह हमारे देखें ना, हम पहले कोरोना को भी उससे भी काफ़ी कंफ्यूज होते रहे कि कुछ नहीं है, फिर अल्टीमेटली बहुत सारी डेथ्स हुई तो फिर हमने कुछ एहतियाती तदाबीर अपने लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे ज़ाहिर ऑफकोर्स करते रहे और अल्लाह का शुक्र इसमें अल्लाह की तरफ से सक्सेसफुली हम बाहर निकले। और अभी ये नहीं कि ये सिंपल धुंध नहीं है, ये बेसिकली पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्मोक है क्या। स्मोक बेसिकली ये कि जिस तरह देखें ना, जो क्रॉप्स के रिमेन्स हैं, फसलों के बाकियात हैं, जो गाड़ी और इंडस्ट्रीज के जो धुआं है, ईंटों के भट्टे वगैरह, उसके बाद ये जो बेसिकली पोल्यूटेंट मटीरियल बन जाता है, जहरीले मवाद बन जाते हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक और फॉग से, ठीक है। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, PM10 उसको कहते हैं, PM2.5 कहते हैं। ये जहरीले असरात हैं, जो मवाद हैं जो आपकी हेल्थ को परमानेंटली अफेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपने एस्पेक्ट जो इशू हाईलाइट किया कि स्पेशली आपने कहा जी कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि वो आमतौर पे देखें बहुत ज़्यादातर लोग हेलमेट को भी इंश्योर नहीं करते, मास्क वगैरह भी इंश्योर नहीं करते, तो वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। बिल्कुल वो ठीक है, क्योंकि उनको ज़ाहिर डायरेक्ट एक एक्सपोजर होता है इसका, स्मोक का, ठीक है। वो एक बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जो ये बाइक्स जो लोग ड्राइव करते हैं। और इसके अलावा कि देखें, ये जिस तरह मैंने बताया कि ये सिंपल धुंध नहीं है, डेंजरस चीज़ है, आपकी पूरी बॉडी की पूरी हेल्थ को परमानेंटली इफेक्ट कर सकती है। जैसे कि देखें, आपके सांस के इश्यूज हैं, सांस के ये जो छोटे छोटे जहरीले ज़रात हैं, ये सांस की नालियों में दाखिल हो जाते हैं, तो आपके सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इवन जो दमा, जो COPD के जो मरीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। इवन जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो दिल के अमराज हैं, इससे बढ़ जाती हैं। और जिस तरह आपने बात की कि मोटरसाइकिल के अलावा भी जो है इवन बच्चे और बूढ़े जो हैं वो पार्टिकुलरली एट द रिस्क हैं, कि बच्चों की जो इम्यूनिटी और बड़ों की जो इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं होती, बच्चे स्पेशली इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होते हैं, तो उनमें और ज़्यादा रिस्क होता है इसका स्मोक का। और जिस तरह बताया कि ये एक एज ए हेल्थ को एज ए ओवरऑल इफेक्ट करती है और ये सिंपल नहीं है, ये परमानेंट इसके डिजास्टर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि इवन आंखों पे
कि इवन बहुत सारे लोग हैं वो ये कहेंगे कि सुर्खी, खारिश, पानी निकलना, जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है। और इवन जिस तरह आपने बड़ी चुभन सी होती है डॉक्टर साहब, अक्सर हम भी जब बाहर जाते हैं और जब देखते हैं तो चुभन शुरू हो जाती है, जिस तरह आंखों में कोई चीज़ चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल उसको सही कि बहुत सारे लोग ऐसे जी कि आंख के अंदर कुछ चीज़ से फॉर बॉडी सेंसेशन उसको, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर ये थोड़ा सा इसको हम ओवरलुक करेंगे, इग्नोर करेंगे, तो कि ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में फिर आकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स, और फिर इवन ये आपकी आंख को इन द लॉन्ग रन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं, फिर ये एलर्जिक और आकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स हैं, आपकी बनाई को परमानेंटली मुतासिर भी कर सकते हैं। तो सो एज ए होल इसके बारे में हमें स्पेशली वॉचफुल रहना पड़ेगा कि ये सिंपल धुंध नहीं है, ये जहरीले जो मवाद हैं जो आपके जो डिफरेंट टिश्यूज़ को, बॉडी टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। और इसमें जिस तरह देखें ना कि गवर्नमेंट की, जिस तरह आपने कहा थी कि आज वो एक सेक्रेटेरिएट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, तो इसलिए गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है। और जाहिर है हमें एज ए कम्युनिटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल और मीडिया जैसे आपके, मैं हमेशा आपको सल्यूट करता हूं कि आपने जितने भी प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनके अवेयरनेस के लिए बड़ा आपका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज़ रियली एक्नॉलेजेबल। अब उसमें जैसे देखें ना, इवन अगर आप सिंगापुर की एक स्टडी में वो देख रहा था, उनके वो एक जो फ्लैश न्यूज़, कि वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप इवन जो ये धुंध के, ये स्मोक के जो पीक आवर्स हैं उसमें बाहर निकलने से परहेज़ करें। आप इवन अगर घरों में हैं तो अब घरों में इवन आप खिड़कियाँ और अपने दरवाजे बंद रखें ताकि इसका एक्सपोजर इसको मिनिमाइज़ कर सकें। फिर जिस तरह आपने मोटरसाइकिल, स्पेशली वो हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ओपीडी में आते भी हैं चेकअप के लिए, ठीक है ना जी, कि हमें पता नहीं क्या वो सोजिश हो गई है, एलर्जी हो गई है, ठीक है, आंख के अंदर कोई चीज चली गई है, लेकिन वो स्मोक होती है, कोई चीज। तो डॉक्टर साहब ये मुतासर कितना कर सकती है? देखिए मुतासर तो इवन आपकी जिस तरह आपके 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो देखिए ना, आंखों की बनाई इन द लेटर स्टेजेस परमानेंटली मुतासर हो सकती है अगर आप उसको इन द लॉन्ग रन इग्नोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस उसकी कॉम्प्लिकेशन, आकुलर सरफेस डिसऑर्डर उसकी कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह आपके सांस की वो नालियाँ और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल की तकालीफ है, ठीक है। और इसका ये कि जिस तरह देखिए आपने जो इसको, इस प्रोग्राम को लॉन्च टाइम टू टाइम जो कर रहे हैं, वो बड़ा एक सदका जारी, मैं तो कहूँगा कि वो हमेशा बड़ा एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। सब होता ये है कि मोटरसाइकिल सवार या जो मजदूर लोग या जो है उन्होंने अपना काम तो करना है, ज़ाहिर वो घर में नहीं बैठ सकते। एक तो वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, जी जी बिल्कुल, बचत हो सकती है, जी जी बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल करें, जी जी। बहुत सारे लोग जो है वो इसकी कोई एहतियाती तदबीर फौरी तौर पर अगर फर्ज करें वो बगैर हेलमेट के और वो उन्होंने सफ़र कर लिया और स्मोक जो है उनकी आंखों में चली गई है, तो क्या वो मुंह धोएं वेरी गुड, हाँ जी, बहुत से? ठीक है। उसका ये कि देखें जो एहतियाती तदबीर देखें बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, हम ज़ाहिर है घरों में बैठ नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर हमने रूटीन का जो रोज़मर्रा के जो हमारे काम काज हैं उनको भी हमने कैरी ऑन करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर एक तो ये कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं या जो हम रूटीन में ट्रैवल, वो तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, साथ मास्क को इंश्योर करें, ठीक है। और फिर ज़ाहिर है कि जितना पॉसिबल एक्सपोजर उससे अवॉइड कर सकते हैं। एक तो ये कि हेलमेट और मास्क को एक, और फिर ये कि आपको अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें। उसके अलावा हाथों के अलावा आप आंखों को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहें। इससे भी ये कि आपका जो इसका स्मोक के जो हैजर्डस इफेक्ट्स हैं उसको आप ओवरकम कर सकेंगे, उससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब ये सेम सिचुएशन है, मैंने इसको देखा है पर्सनली, मेरा तजर्बा ये है कि जब पुलिस की जानब से शेलिंग लाहौर में भी 1-2 दफ़ा की गई डॉक्टर्स के ऊपर, वो जब मैं भी वहाँ पर था और मेरी आंखों में भी वो गई तो वो बड़ी चुभन हुई। ये सेम ही वैसी सूरत हाल है कि जब स्मोक जाती है तो ऐसे ही यकदम जो ऐसे ही होता है कि आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं और जो है वो बड़ी चुभन होती है और जो है वो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा इसके डायरेक्ट एक इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे ही कि जैसे डायरेक्टली आंख के अंदर कोई चीज़ चली गई है और वो बेसिकली कोई फॉरेन बॉडी नहीं कि आंख के अंदर चली गई, वो बेसिकली स्मोक है जिसके डायरेक्ट इम्पैक्ट आके जो जहरीले उसमें मवाद है तो उसकी वजह से, तो उसमें बिल्कुल हमें उसके बारे में वॉचफुल रहना है। जिस तरह एहतियाती तदाबीर हमने बात की कि फ्रीक्वेंटली हाथों को, चेहरे को और आंखों को वॉश करना है और हेलमेट और उसका मास्क का इस्तेमाल करना है। एक्सपोजर को जितना मिनिमम। फर्क पड़ा इस वक्त आपके पास पेशेंट का स्मोक की वजह से जो लोग, जी बिल्कुल, देखिए आम हालात में और आजकल जो कितना फर्क देखिए हमारे बिल्कुल आपने जो बड़ा उसके आपकी बड़ी एक डीप स्टडीज के बारे में कि आपने बिल्कुल सीखा कि हमारे पास जो ज़्यादा नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स है, जो नंबर ऑफ केसेस जो ओपीडी में प्रेजेंट कर रहे स्मोक से, वो ज़्यादातर जो वो लोग हैं जो बाइक जो ड्राइव करते हुए को मास्क या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो बहुत सारे पेशेंट इस तरह वो रेड आई के साथ और आपने इस साल ये भी बताया कि जो बच्चे हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी लेवल इतना नहीं होता और वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। जी जी, जाहिर है। फिर
फिर वो उसमें एक जो गवर्नमेंट के लेवल पे वो जो कोर्ट के लेवल पे भी एक जो गाइडलाइन आई थी कि ज़ाहिर है जो स्कूलों को 3 दिन के लिए ऑफ कर दिया जाए। उसमें उन्होंने देखा कि इवन सांस की प्रॉब्लम होती थी। तो इसी में भी देखे ना, ये भी आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें रेड आई भी है, और इवन जो सांस की नालियों में छोटे छोटे दाखिल होकर आपको सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है इस स्मोक की वजह से। तो ये सिंपल जो एक धुंध नहीं है जी कि आप इसको जो है वो जी कि वो कुछ नहीं होगा, आप ट्रैवल करेंगे या आप अपनी रूटीन जारी रखेंगे। इसको मैं प्रिवेंटिव और प्रोफिलेक्टिव मेजर के साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारी बचत होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है स्मोक के बारे से आपसे बात की। ब्रेक के बाद हम आपके वार्ड में कौन से इलाज मुआवजा यहाँ पर मौजूद है, आजकल आम रूटीन में कौन से मरीज़ आ रहे हैं और उसके अलावा आप किस तरह उनका जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं, आपके साथ ब्रेक के बाद भी बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद म्यू अस्पताल की आई वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी के साथ जो है वो थोड़ा सा राउंड करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं और यहाँ पर क्या सूरत है, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन आप इस वक्त म्यू अस्पताल के आई यूनिट 2 डॉक्टर नासिर चौधरी जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस वार्ड के, उनके साथ मौजूद हैं। इस ब्रेक से पहले हमने स्मोक के ऊपर बात की कि किस तरह आंखें मुतासर होती हैं और हमने किस तरह बचना है और बच्चों को कैसे बचाना है, मोटरसाइकिल सवार और उसके अलावा आम जो लोग जो बाहर जिनका काम होता है और वो बाहर सड़कों पर निकलते हैं और स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। महकमा सेहत ने बाकायदा तौर पर जो है वो बताया भी है कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और आँखें चूँकि इंतहाई नाजुक हिस्सा है जिस्म का, इसको बचाने के लिए डॉक्टर नासिर चौधरी साहब ने तफसीलन हमें बताया। और अब ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उनसे कि इस वार्ड में कितने ये बेड्स पर मुश्तमिल ये वार्ड है और यहाँ पर आँखों के हवाले से ट्रीटमेंट की क्या सूरत हाल है, और जो कि एक ख़ास बात जो हर मर्ज़ की एक जड़ है शुगर, उसकी वजह से आंखें कितनी मुतासर होती हैं और इनके पास कितने मरीज़ आ रहे हैं। आज तफसीलन इनके साथ मरीज़ों के पास भी जाएंगे, इनके साथ बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो आई यूनिट 2 है जिसके आप हेड हैं, आपके पास इस वार्ड में कितनी कैपेसिटी है मरीज़ों को दाखिल करने की? ये तकरीबन हमारी इस वार्ड में ये इस फ्लोर पे ये 5th फ्लोर और कुछ पार्ट ऑफ 6th फ्लोर भी है, तो इसमें तकरीबन हमारे पास तकरीबन 70 के करीब पेशेंट्स हैं जो जिनको हम इनडोर में एडमिशन दे सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कि वी कैन क्लेम कि ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन पाकिस्तान, जो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है। इस यूनिट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको आँख से रिलेटेड जो जितने भी जो आप इसकी सब स्पेशलिटी कह लें कि इसमें हम ऑक्लोप्लास्टी का हमारे पास वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, जो विट्रो रेटिना का जो नूर वाले पर्दे से रिलेटेड है वो उसका अलग एक वेल एस्टेब्लिश हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी का वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, जनरल ऑप्थेल्मोलॉजी के जो आम जैसे कैटरेक्ट जो सफ़ेद मोतिया काला मोतिया वो हमारे पास वेल एस्टेब्लिश क्लिनिक है। और इवन जो है वो टाइम टू टाइम जो बाहर से हमें जो डोनेशंस आती हैं जो कार्निया की, और फिर जो हम जो बिनाई से महरूम जो लोग हैं उनको कार्निया ट्रांसप्लांट के लिए जो विजुअली रिहेबिलिटेट करते हैं, तो उसका भी हमारे पास जो भरपूर इंतज़ाम मौजूद है। तो डॉक्टर साहब आउटडोर कितने दिन होता है आपका? आउटडोर ये कि हमारे 3 यूनिट है, तीनों यूनिट का जो 2 दिन ओपीडी होता है, 2 दिन आउटडोर होता है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो भी आपकी वार्ड में है? जी बिल्कुल, उसमें इस तरह की जिस तरह आपने बड़ा अच्छा पहले बात की थी इस ब्रेक से पहले कि जो एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ जो लीगल ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस जो काज है वो शुगर है। ठीक है, अब इस वक्त देखें कि 486 मिलियन 486 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया में वो दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शुगर से मुतासर हैं 486 मिलियन, और उसमें 1/3 जो लोग हैं वो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कि आँख के शुगर के ऊपर असरात हैं उससे जो है वो मुतासरा हैं। और अब देखें ये तकरीबन जो 40% जो जितने भी डायबिटिक लोग हैं उसमें से 40% लोगों को जो डायबिटिक रेटिनोपैथी या शुगर के आँख पे असरात आते हैं, और इसमें तकरीबन 8-12% जो लोग हैं वो लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं अप्रोप्रिएट जो और टाइमली स्क्रीनिंग और इलाज ना करवाने की वजह से। अगर कोई पेशेंट आप शुगर पेशेंट है और वो डायबिटिक है और अगर वो अपनी शुगर कंट्रोल रखता है तो फिर भी उसकी बनाई मुतासर होगी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जिस तरह देखें ना, मैं एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहूँगा कि वसीम अकरम हमारा जो क्रिकेट का स्टार है उसने अपनी सारी जो क्रिकेट है वो इंसुलिन के साथ खेल लिया है। उसने जो इंसुलिन लगाई, शुगर को कंट्रोल रखा, तो उसका बड़ा सक्सेसफुल कैरियर रहा है। अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो ज़ाहिर है आप इसकी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, चाहे आँख से रिलेटेड है या न्यूरोपैथी है, उसको आप ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है,
जो जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज़ हुई दुनिया में, वो ये क्लेम करती हैं तकरीबन 60 से 70% जो शुगर की जो बीमारी है उसके आंखों पे और बाकी जिस्म पे असरात हैं, उनको आप मिनिमाइज कम कर सकते हैं जिस शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जितना आप शुगर को अच्छा कंट्रोल पे रखेंगे, इसके अलावा शुगर के अलावा बाकी जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आपका वेट है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इन और इवन आपकी जो रीनल डिजीज़ है, इन चीज़ों को, स्मोकिंग है, ठीक है, इन चीज़ों को आप जितना मिनिमाइज करेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, तो आप इसको जो इसके जो शुगर के असरात हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि किस एज में हम कमरा मुआयना में भी जाते हैं, आउटडोर वार्ड के अंदर जो यहाँ पर पेशेंट को चेक किया जाता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इधर जाते हैं। सवाल मेरा डॉक्टर साहब यही है कि किस उम्र में, फर्ज करें एक पेशेंट 10 साल से डायबिटिक है, 5 साल से डायबिटिक है, तो उसकी बनाई कब मुतासर होना शुरू हो जाएगी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये देखें पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं। और अगेन मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ा सदका जारी है कि लोगों को एक टाइमली अवेयर किया जा सके, ठीक है। एक तो ये कि जैसे जिस तरह देखें, एक होता है टाइप 1 डायबिटिक्स है। टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं जिनको बचपन से इस तरह शुरू से ही वो शुगर की बीमारी लाक होती है। टाइप 2 होते हैं कि जिनको तकरीबन 35-40 साल के बाद जो है शुगर का मर्ज लाक होता है, ठीक है। अब जो टाइप 2 में आमतौर पर ये होता है, जिस तरह आपका जो क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि टाइप 2 में हम इस तरह करते हैं कि उनका ज़रूरी होता है 35 से 40 साल के बाद जो वो लाक होती है, उसमें होता है कि आपको इमीडिएट जब आपको शुगर डायग्नोज होती है, आपको ये चाहिए कि इमीडिएट जो है वो आपको इसको चेकअप ज़रूरी है। अगर इमीडिएट नहीं चेक कराएंगे, क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है, जिस तरह आपने कहा कि कितने अरसे बाद ये शुगर के असरात आते हैं, आमतौर पर यही कंसिडर किया जाता है जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह में कि जब आपको शुगर एक दफ़ा आपको हुई है, डायग्नोज हो गई है, उससे 4 से 5 साल लगते हैं आंख के ऊपर असरात आते हुए। लेकिन देखिए 5 से 7% वो लोग होते हैं कि जिनको एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही शुगर के असरात आंख पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है ना, किसी भी जो पैरामीटर्स या उसके हर पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो है वो उसको ज़रूर चेकअप करना है ताकि हम देख सकें कि खुदा ना खास्ता ऐसे कोई उसके, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे दही इलाके हैं और बहुत सारे लोगों को बेचारों को तो शुगर चेक नहीं वो करवाते और उनको पता ही 10 साल बाद लगता है, उस वक्त तो आंख भी मुतासर हो जाती है और बाकी जा भी। जी आज बिल्कुल ये अगेन क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है ये कि हम आप ये यकीन मानिए कि ये हम एक जहाद हैं जो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि देखिए ये सब है कि 10 से 12% जो लोग हैं खुदा सब परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं, और इसको अगर हम टाइमली मॉनिटर, स्क्रीन, डायग्नोज और मैनेज कर लें तो फिर ये कोई डेंजरस बीमारी नहीं है, जिस तरह कि हमने वसीम अकरम की एग्जांपल दी। अगर देखिए इसको एक तो जो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपको चेकअप कराना ज़रूरी है, और उसके अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द डिजीज़ हम उसको फिर उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। किसी को ये है कि हो सकता है हम सिर्फ रिस्क फैक्टर को मैनेजमेंट कीजिएगा, आप शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर, हो सकता है उससे मैनेज हो जाए। किसी को ओरल फॉर्म में, किसी को इंसुलिन फॉर्म में, और किसी पर आँख की अगर कंडीशन को देखा जाए किसी को अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ, कई दफ़ा इंजेक्शन आँख के अंदर लगाने पड़ते हैं, कई दफ़ा ये कि लेज़र लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये सारी अगर हम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डिजीज़ हम अगर उसको हम ट्रीट करेंगे तो हम उसको ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज खुदा सा हम ये कि 10 से 12% के जो करीब जो लोग हैं वो ब्लाइंडनेस की तरफ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें जो आपका और मेरा जो कंसर्न है, जो लोगों को अवेयर करना, जो पर्पज़ ये है कि जितना हम टाइमली चेकअप करवाएंगे तो हो सकता है हमें शुगर की कॉम्प्लिकेशन हो ही ना, जो आँख के और बाकी जो जिस्म के असरात हैं। और फिर अगर ये कि अगर होंगी भी तो जाहिर है उनको जो अर्लियर लेवल पे रिस्क फैक्टर पे डाइट मैनेजमेंट से, जो ओरल जो प्रिपरेशंस हैं, इंजेक्शन या लेज़र से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब ये पेशेंट हैं, इनको हमने जो इनका नूरल पर्दे का ऑपरेशन जो शुगर की वजह से, ये शुगर पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की वजह से इनके आंख के जो सामने वो खून ताखीर से आए, ये लेट प्रेजेंट की है, ठीक है ना। तो इनके सामने वो नूरल पर्दे के सामने खून आकर पर्दा उखड़ गया, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये कि हम इनको एक सक्सेसफुल सर्जरी के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इनका वो रेटिनल डिटैचमेंट जो पर्दा उखड़ा हुआ था, खून भी जो सर्जरी कर दी गई है, क्लियर हो गया। और अब ये कि इंशाल्लाह आप ये रूटीन मुआयने के लिए आए हैं, अब ये रूटीन मुआयने के लिए, ठीक है। और अब ये कि इंशाल्लाह ये टाइम टू टाइम ये कि इंशाल्लाह विद द टाइम इंशाल्लाह इनकी नज़र जो है वो इनमें स्टेबिलिटी भी आती जाएगी, और विद द टाइम कुछ इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज भी हो सकती है।
अच्छा सर, एक काला मोतिया हम सुनते हैं, एक सफेद मोतिया, ये दोनों क्या हैं? उसमें अगेन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है कि तुमने उसकी बात की शुगर की। शुगर से भी सफेद मोतिया होता है। देखिए आप सफेद मोतिया और काला दोनों में से खतरनाक कौन सा है, ये भी बता दें। कि शुगर से भी सफेद मोतिया होता है और शुगर से काला मोतिया भी होता है। और इसके अलावा और बहुत सारी डिजीजेज हैं, जैसे आंखों का टेढ़ापन वगैरह, जो खून की नाली बंद हो जाना, अचानक नजर का। अब ये कि आपने सफेद और काले मोतिया की बात की। अब देखिए पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में हम देखें तकरीबन जो 40 साल के बाद सफ़ेद मोती और काला मोतिया दोनों का इंसिडेंस जो है बढ़ जाता है। और इसमें ये कि सफ़ेद मोतिया जो होता है आपका जो आंख के अंदर जो कुदरती लेंस है वो पेक हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से ये कि आंख के वो धुंधलापन, दो चीज़ें नज़र आना, कंट्रास्ट और ग्लेयर वगैरह इस तरह की कंप्लेंट, या दो चीज़ें नज़र आना, इस तरह की चीज़ें कंप्लेंट हो सकती है। काला मोतिया बेसिकली ये है कि वो इससे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। एक तो ये कि उसकी इवन जो काले मोतिया के जो सिम्टम्स हैं वो इवन बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है वो उसको अर्लियर जो डिजीज़ में नहीं पिक कर सकते, जो कि एक डेंजरस डिजीज़ है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर काला मोतिया किसी पेशेंट को है और अगर इनिशियली वो पिक नहीं कर सका तो जितना काला मोतिया ने डैमेज किया वो रिवर्स नहीं हो सकेगा। रिवर्स नहीं? हाँ, ये जो काला मोतिया है वो इरिवर्सिबल लॉस करता है विजन का, ठीक है। और उसमें ये कि क्योंकि उसके सिम्टम्स अर्लियर जो पार्ट ऑफ द डिजीज़ में उसमें वो यूजुअली मिस हो जाते हैं, नहीं पिक हो जाते, तो इसलिए कि काला मोतिया ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। इसीलिए ये है कि स्पेशली आफ्टर 40 ईयर्स आपको टाइम टू टाइम अपनी जो आंख के मुआयना, स्क्रीनिंग वो करवाते रहना चाहिए, ताकि जो एज रिलेटेड या इस तरह की जो डिजीज़ है उनको टाइमली हम स्क्रीन करके और डायग्नोस करके फिर अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ उसको मैनेज कर लें। अगर यही काला मोतिया, जिस तरह हमने शुगर की बात की, अगर टाइमली पिक कर लें, उसको मैनेज कर लें, तो फिर जाहिर है आपको वो भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर ये कि जिस तरह अगेन आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए कि सफ़ेद मोतिया किसी पेशेंट को अगर अनफॉर्चुनेटली कि थोड़ा सा लेट भी हो गया, उसको ऑपरेट करके उसकी जो असल विजन है वो वापस उसको रिहेबिलिटेट वापस आ सकती है। लेकिन काले मोतिया के केस में जितना आप उसको ओवरलुक करेंगे, जितना आप लेट करते जाएंगे, काले मोतिया की वजह से ये कि जो विजन आपकी, जो फील्ड लॉस आपको जो लॉस हो गया वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। सो इन दोनों में से जो डेंजरस है वो काला मोतिया है। काला मोतिया डेंजरस। ये जिस तरह हमने बात की कि ये दिस इज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के जिसमें हमने इनको जो सर्जरी की, हमने इनकी आंख की और पार्थ विट्रेक्टमी, तो इसमें ये दिस वाज द लास्ट रिजल्ट। अब देखें ना, जिस तरह हमने बात की कि यही पेशेंट अगर हमारे पास टाइम पे पहले आ जाते तो इनका ये था कि हम इनको इवन इनको इस पर्दे के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। और ये कितना लेट आए सर? ये देखिए ना, एज ए लास्ट रिजल्ट देखें, क्योंकि अगर पहले आते तो हम इंजेक्शन, इनको डाइट मॉडिफिकेशन और रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट पे बात करते, इनको उससे कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा ये कि फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी, वो कंट्रोल था कि हम इंजेक्शन लगा के इनको मैनेज कर सकते थे। फिर ये, लेकिन ये तब आए होंगे जब इनकी बनाई बिल्कुल जो है वो बिल्कुल इन्होंने फील किया कि अब बिल्कुल बनाई खत्म हो गई। और दूसरा देखें, यहाँ पे जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, एक और जो जिस तरह आपका भी कंसर्न है और मेरा भी, कि इधर लोगों को एजुकेट हमने इस तरह करना है कि बहुत सारे पेशेंट अभी भी हमारे पाकिस्तान में हैं जो ये कहते हैं कि चाहे वो शुगर की वजह से नज़र डैमेज हो गई है, काले मोतिया की वजह से नज़र डैमेज हो गई है, या आँख के अंदर कोई खून की नाली फट के उसकी वजह से अचानक नज़र बंद हो गई है, तो उनका ख्याल यही होता है कि हम ऐनक लगाएंगे या सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करेंगे, लेंस चेंज करवाएंगे तो हमारी नज़र बहाल हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी जो है ये एक मिथ है, जिससे जिस तरह अगेन ये भी एक और जहाद है कि बहुत सारे पेशेंट हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई भी बीमारी है, पर्दा जो डिटैच हो गया है, पर्दा फट गया है, पर्दे के सामने खून आ गया है, शुगर है, काला मोतिया है, कोई भी ऐसी डेंजरस डिजीज है, वो उसके उनका ख्याल ये होगा, एक जनरल पर्सपेक्टिव ये होगा कि यार हम जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐनक का नंबर या लेंस चेंज करवाएंगे तो हमारी नज़र बेहतर हो जाएगी, जो कि टोटली एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। इसको इसलिए हम कहते हैं कि जिस तरह टाइम टू टाइम
हमें चेकअप करवाना ज़रूरी है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो स्पेसिफाइड जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, ताकि हम उनको जो डिजीज़ को, वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल। जिस तरह हमने बात की कि जिस तरह कि शुगर की हमने बात की, वसीम अकरम के हमने एग्जांपल को कोट किया कि जितना हम अर्ली डिजीज़ को पकड़ लेंगे उतना उसके जो डेंजरस और उसको हैजरस इफेक्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते और हैं। डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद भी फिर इनको शुगर ज़ाहिर है उसके बाद भी कंट्रोल करना पड़ेगी। वेरी गुड, ये अगेन बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने किया कि सिर्फ देखिए अब एक और कॉन्सेप्ट, ये एक और मिसकंसेप्शन और मिथ, अब लोग ये समझते हैं कि ऑपरेशन करवा लिया जैसे पर्दे का, अब हम आज़ाद हैं, जितना मर्जी खाएं, शुगर की बेहतियाती या उसकी लापरवाही जो मर्जी करें। लेकिन अगर आपने पर्दे का ऑपरेशन भी करवा लिया है तो फिर भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर भी आपकी बिनाई जो है ना बेहतर होगी, इवन वर्स होना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि उसमें शुगर के कंट्रोल ना होने की वजह से जो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे VEGF एक मटेरियल है वो निकलता है इस्कीमिया की वजह से, तो वो आंख के लिए फर्दर आपको जो विजुअल इंप्रूवमेंट या स्टेबिलिटी को वो नहीं होने देगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आँखों की बनाई के हवाले से हम जो है वो बात करने जा रहे हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। जिस तरह यहाँ पर एक पेशेंट है, ये पेशेंट काफ़ी तख़ीर से आया, फिर इनकी सर्जरी बिल्कुल जब इनकी बनाई ना होने के बराबर रही तो फिर ये आए, फिर इनकी सर्जरी हुई। अगर आप जल्दी आएंगे तो आप जल्दी जो है वो इस ट्रीटमेंट के ज़रिए से अपने आप को सेहतमंद कर लेंगे और आपकी आँखें जो है वो बेहतरीन तरीके से इस दुनिया को देख सकती है। तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ख़ास तौर पर हमारे घरों के अंदर और सोसाइटी में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, उसके क्या नुकसानात होते हैं, और इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यू अस्पताल आई डिपार्टमेंट, मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मुख्तलिफ अमराज के ऊपर बात की कि शुगर के मरीज़ किस तरह जो है वो बनाई से मुतासर होते हैं, जल्द आएँगे, जल्द इलाज करवाएँगे और जल्द सेहत याब हो जाएँगे। बाकी और भी बात की, स्मोक के ऊपर भी बात की, लेकिन अब जो ख़ास टॉपिक है बच्चों के डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो एक नई सिलसिला शुरू हो चुका है कि माएँ बच्चों को मोबाइल दे देती हैं या फिर वो लैपटॉप के ऊपर बैठे रहते हैं। अच्छा, एक तो ये कि देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे अगेन हम बात कर रहे हैं कि यूजुअली ये होता है कि हमारा जो थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक या एक कल्चरल थोड़ा सा हमारा जो फैमिलीज़ का सिस्टम इस तरह का है कि जब भी मसलाओं को या घर में बच्चों को थोड़ा सा आपने इन्वॉल्व करना है तो मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी पे बैठा दिया, ठीक है। अब जिस तरह हम देखें, रिसेंटली मैं आपको एक कोट करना चाहूँगा कि रिसेंटली जापान के अंदर एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। वो ये कहते हैं कि अगर आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल स्क्रीन या टीवी जो बच्चों में यूज़ करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि जिन बच्चों को रिफ्रैक्टिव एरर या नज़र की कमज़ोरी नहीं है उनको भी नज़र की कमज़ोरी का खतरा लाहक हो जाता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल या स्क्रीन या लैपटॉप की वजह से। और फिर ज़ाहिर है जिनको ये प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उनकी ये प्रॉब्लम रिफ्रैक्टिव एरर या उनकी नज़र कमज़ोरी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इवन जिनमें नज़र की कमज़ोरी है उनमें आँखों का टेढ़ापन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। तो ये देखें, अगर जिन बच्चों में नज़र की कमज़ोरी हो जाएगी, उनको ऐनक लग जाएगी, आँखों का टेढ़ापन हो जाएगा, उनकी जो विजुअल डेवलपमेंट है, जिस तरह नॉर्मल बच्चों की जो विजुअल डेवलपमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड विजन डेवलप होती है, वो उन बच्चों की विजुअल डेवलपमेंट नहीं होगी पूरी ज़िंदगी के लिए। और फिर जाहिर है कि उनको जो उस टेढ़ापन की वजह से, फिर जाहिर रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से जो टाइम टू टाइम जो कंप्लेंट्स हैं वो जाहिर थ्रू आउट द लाइफ उनको सफ़र करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत क्लोज करके गेम जो है वो देखते हैं, उनकी 3-4 साल उम्र होती है। हाँ, देखिए अगेन बड़ा आपका पर्टिनेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन के देखिए ना, जितना आप क्लोज करके देख रहे हैं मतलब ये कि आपके आंख का अंदर जो विजुअल फिनोमेना है, विजुअल प्रोसेस है, अकोमोडेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना, वो जितना अकोमोडेट करेंगे उतना आपकी विजन पे, की आंखों पे ज़्यादा असर पड़ेगा, उससे आपको दर्द हो सकती है, ठीक है, परमानेंट हेडेक, मुश्किल दायमी उसको हेडेक, सर दर्द वगैरह हो सकती है, पानी निकलना, और फिर जाहिर है उसकी जो नज़र की कमज़ोरी और टेढ़ापन के वो असरात वो आ सकते हैं। और इसमें देखिए ना, जिस तरह ऑनलाइन की एक तो ये कि बच्चों हमारा जो कल्चर, दूसरा ऑनलाइन लर्निंग जो कोरोना की वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ा, बच्चों ने इसको ज़्यादा ब्लैकमेल कर लिया फिर, और वो ज़्यादा वो जितना ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया। इसके बाद अगर आप देख लें किसी भी हॉस्पिटल में, स्पेशली हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे पास पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें ये होता है कि हमारे पास उन बच्चों का जो ओपीडी में जो इंसिडेंस है, जो प्रिवेलेंस है, वो रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू बिफोर कोरोना या जो आपका वर्चुअल ऑनलाइन जो लर्निंग है उससे पहले।
तो सर इस वक्त कितने बच्चे दाखिल हैं आपके पास? अभी हमारे पास तकरीबन 6-7 के करीब बच्चे थे जो अभी रिसेंटली जिनको हमने जिनको सफ़ेद मोतिया या उनको जो स्क्विंट्स वगैरह थे उनको हमने और इनमें एक को तो रेक्टम लोसांग का ट्यूमर भी था। एक बच्चा अब हमको ये दिखाते हैं वार्ड में जो भी जिस उसको एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की हिस्ट्री भी है और उसको स्क्विंट था, उसको हमने स्क्विंट सर्जरी की है कल। ये सर बताइएगा इस बच्चे का... अच्छा, ये बच्चा देखे ना अभी इंसिडेंटली हम इसके पास आए तो अभी भी ये स्क्रीन का यूज़ वो कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जिस तरह हमने पहले बात कर चुके हैं कि जो लोग ज़्यादा जितना मोबाइल का... एक तो सर इस बच्चे की एज कितनी और ये 6 साल का बच्चा है तो इसको काफ़ी मुतासर हुई है। हाँ बिल्कुल 6 साल का बच्चा है तो इसको इस आँख के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर, नज़र की कमज़ोरी भी है, ऐनक भी लगी हुई है और टेढ़ापन भी है, ठीक है। और इसके जो फैमिली हिस्ट्री जो इसके पैदाइशी तो नहीं जब बाद में हुआ, ये एक्वायर्ड था, ठीक है ना, बाद में हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो एक रेलिवेंट जो पर्टिनेंट जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी जो इसके पेरेंट्स ने दी कि इसका एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल है, वो इसकी हिस्ट्री है। और फिर ज़ाहिर है जो इसको हम इस पे इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इस जो ज़्यादा जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से इस बच्चे का जो ऐनक का नंबर भी, नज़र की कमज़ोरी भी ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद जो टेढ़ापन भी जो ज़्यादा वो प्रॉब्लमैटिक जोन में, इस जोन में आ गया कि उसके लिए हमें सर्जिकली इंटरवीन करना पड़ा और उसका ऑपरेशन किया लेफ़्ट आई का उसका। तो इससे देखिए ना जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो आपका और हमारा जो एक कॉमन इंटरेस्ट है उसमें बेसिकली लोगों को हमने अवेयर यही करना है कि जितना आप एक्सेसिव यूज़ जो बच्चे जो हैं मोबाइल का, स्क्रीन का करेंगे तो उनको नज़र की कमज़ोरी, टेढ़ापन और देखिए ना सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि उनकी विजुअल डेवलपमेंट या विजुअल मैचुरेशन नहीं होती है, एम्ब्लियोपिया का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसको बच्चों को देखिए ऑनलाइन लर्निंग जो है या जो आपके जो स्कूल के जो मामलात हैं वो तो मजबूरी है, वो ज़ाहिर है आपने उन वर्किंग हार्स तक आप उनको अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते जो यूज़ ऑफ स्क्रीन है, क्योंकि स्क्रीन के हमने खुद देखे, ये बच्चा उस चीज़ की एग्जांपल है। इसकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो इसका जो एक हिस्ट्री थी, जो क्लू था कि ये इसने और जो फैमिली हिस्ट्री जो बड़ी स्ट्रांग वो इसके पेरेंट्स ने इसकी हिस्ट्री में कितना ज़्यादा यूज़ किया इस बच्चे ने? ये देखें वो तकरीबन ये 4 to 6 आवर्स ए डे, 4 to 6 आवर। और जिस तरह देखें ना इसकी जो आदत जिस तरह बताया उन्होंने कि ज़ाहिर बहुत करीब करके देखता रहा है, एक्सेसिव यूज़ रहा है, ठीक है। ऐनक पहले ही लगी हुई थी, ठीक है, वो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ वो भी है, लेकिन ज़ाहिर उससे एग्रेवेट हो गया ना। पर्पज ये कि जिस तरह ये स्क्रीन आपका उस तरह एग्रेवेट कर जाएगी, नजर की कमजोरी भी बढ़ेगी, टेढ़ापन भी बढ़ जाएगा और उससे ये कि ज़ाहिर आपका विजुअल मैचुरेशन और डेवलपमेंट नहीं होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम दिया और आज के इस प्रोग्राम में आपने लोगों को तफसीलन जिस तरह बताया कि स्मोक से कैसे बचना है, आँखों को कैसे बचाना है। एक बच्चे की एग्जाम्पल है किस तरह जो घरों के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे मोबाइल का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर इस तरह की नौबत आती है। तो नाज़रीन तफसीलन आज के प्रोग्राम में अवेयरनेस के लिए हमने आँखों के अमराज के हवाले से बात की और शुगर के जो मरीज़ हैं जिनकी शुगर डायग्नोज ही नहीं होती और फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर साहब ने बताया कि 40% तकरीबन जो अंदाज़न बता रहे थे कि जो लोग शुगर की वजह से इन अमराज में मुब्तला होते हैं। तो नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के मैं साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।